गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिसीजन क्लासेस के ऑनलाइन सेशन पर मैं सुनील गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमारा जो सिलेबस चलेगा, सॉलिड स्टेट हमारा चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का। और यहाँ आपको पता है कि सीबीएसई प्लस नीट और प्लस जेई के लिए हम जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो अब देखिए आपका जो चलेगा ये, अब हमारा सॉलिड स्टेट के 2-3 पार्ट आ चुके हैं, 4 पार्ट आ चुके हैं। तो आप उसमें देखिए आगे धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझिए और अपनी तैयारी को बढ़िया से एकदम आप लोग जारी रखिए, ताकि हमारा जो एक उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग भविष्य में आगे चल करके बढ़िया अपना नाम रोशन करें। आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत बेहतर जाए, और उसके बेहतर होने के साथ साथ आप लोगों का नीट वाला एग्ज़ाम भी बेहतर हो जाए। तो हमारा जो पिछला क्लास चला था, वह हमारा ये चल रहा था कि हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, हमने आपको बताया था कि वो 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप होते हैं। पहला हमारा क्या था, उसमें हमारा था, पहले वाले का नाम था मॉलिक्यूलर सॉलिड, और दूसरा हमारा था आयनिक सॉलिड, तीसरा हमारा था मेटालिक सॉलिड, और चौथा हमारा था उसमें कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। 4 प्रकार के हमने आपको बताया था, जिनमें से हमने आपको 2 के बारे में पूरा पूर्णतः एकदम फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया था उसको। बस 2 सॉलिड हमारे बचे थे कि वो हमारे सॉलिड कैसे होते हैं, कैसे-कैसे उनका उनमें कौन-कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या-क्या चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। तो हमारा जो तीसरा है, थर्ड वाला जो था, वह हमारा क्या था, मेटालिक सॉलिड। देखिए मेटालिक सॉलिड के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि मेटल जो होते हैं, बहुत सारे सुनते रहते हैं कि मेटल हमारे बहुत हार्ड होते हैं या सारी चीज़ें होती हैं। और भी मेटल में लस्टर होता है, डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, या फिर मतलब मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, हमने सुना होगा। लेकिन सबसे एक मानता है कि मेटल हमारे इतने हार्ड क्यों होते हैं। पहले हमारे मन में एक आता है, क्वेश्चन आता है कि हमारे जो मेटल होते हैं इतने हार्ड क्यों होते हैं। इनका हार्ड होने का एक रीज़न है। रीज़न हम आपको बढ़िया से बताते हैं कि इनका इनका जो मेटल हमारे हार्ड होते हैं, इनके पीछे इनका क्या मतलब, कैसे ये मेटल हमारे हार्ड होते हैं। ठीक। अब देखिए हम आपको मेटल हार्ड के बारे में बताते हैं कि हमारे जो मेटल होते हैं बेटा, ये हार्ड कैसे होते हैं। तो देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा वान डर वाल फोर्स के बारे में, लंदन फोर्स जिसे बोलते हैं, एक डिस्पर्सन फोर्स था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, और आयनिक बॉन्ड था। इतने प्रकार के हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। जब इतने प्रकार के हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, तो उतने तो हमारे मेटल जो हमारा होता है बेटा, इतना मेटल जो हार्ड, इतना मेटल इससे ज़्यादा हार्ड होता है। तो हम मान सकते हैं कि मेटल के बीच में जो हमारा फोर्स है, जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, यह तो वांडर वाल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वांडर वाल जो फोर्स होता है हमारा, बहुत ही वीक होता है, वेरी वीक होता है। वांडर वाल फोर्स नहीं हो सकता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हो सकता है, डायपोल डायपोल इंड्यूस नहीं हो सकता है। मतलब इन सब चीज़ों से ये भिन्न है, यह डिफरेंट है। तो वे चीज़ें क्या हैं कि जिससे हमारा मेटल इतना हार्ड होता है। इतना तो हमको पता चल गया है कि हमारे जो मेटल जो हमारे पार्टिकल हैं, मेटल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, इनके बीच का जो फोर्स है, वह फोर्स हम ये मान सकते हैं कि वो फोर्स लंदन फोर्स नहीं है, डिस्पर्सन फोर्स नहीं है, और डायपोल डायपोल इंड्यूस्ड नहीं है, या फिर आयनिक आयनिक बॉन्ड नहीं, इस तरह के फोर्स नहीं है, वो उससे कुछ अलग है, इससे कुछ डिफरेंट है। तो आज हम जानते हैं कि उनकी चीज़ें में क्या पाया। जैसे मान लीजिए इस तरह का हमारा कोई एक मेटल का हम एक ले रहे हैं। ठीक। ये हमारा मेटल है, यह क्या है हमारा, ये एक मेटल है। देखिए आप लोगों को एक चीज़, क्लास 10th में है, तो हमारा क्लास 10th में हमारा तीसरा थर्ड वाला चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो वहाँ पे हमको एक चीज़ बताई जाती है कि हमारे जितने भी मेटल होते हैं, इनकी मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा। मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है पहली वाली, कि यह जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। क्या करता है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मेटल का पहला काम ये होता है। मेटल का पहला काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो इसीलिए ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं, यह अपने ही स्ट्रक्चर में, इनका जो स्ट्रक्चर, इन्होंने इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो अपना खुद किस में चले जाते हैं, प्लस में चले जाते हैं। प्लस में चले आए अपना ही, और बाकी इन्होंने इलेक्ट्रॉन ऐसे अपना डोनेट कर दिया। ठीक। इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन सब पे माइनस
अब देखिए, यहाँ तो बेटा इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन माइनस होगा और ये प्लस हो गया, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में 20 हमारे पास क्या है, प्लस है, और 20 माइनस है। इस प्रकार से हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। क्या है ये, न्यूट्रल है। मतलब इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब इस पे कोई चार्ज नहीं, तो मतलब इसमें से, अब देखिए इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो बेटा होता क्या है, अब यह मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो इतना मजबूत इसको स्ट्रांग बनाता है। अब देखो इसको बोलते हैं केर्नेल। क्या बोलते हैं इसको, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं केर्नेल। तो कई ठो हैं, मतलब कई बहुत सारे हैं, तो केर्नेल्स बोलेंगे इसे हम। क्या बोलेंगे इसे हम, केर्नेल्स। अब देखिए हमारा, अब बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या मूवेबल है, मतलब कि ये डिलोकलाइज होता है, कभी यहाँ मूव करेगा, कभी इधर मूव करेगा, कभी इधर, मतलब ये अपने इस जो इसका स्ट्रक्चर है, यह पूरे स्ट्रक्चर में घूमता रहता है, मूव करता रहता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप लोगों के मन में आएगा एक, सर अगर ये इसने इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट कर दिया है, तो क्या इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर भी जा सकता है। तो देखिए इसमें बाहर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं जा सकता है, कोई भी ये स्ट्रक्चर के बाहर नहीं जा सकता। देखिए कैसे नहीं जाता है, तभी हमारा क्या है, ये पूरा हमारा जो जो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर है, तभी ये न्यूट्रल है। देखिए कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इससे बाहर जाना चाह रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे बाहर निकल के चला आया, तो जैसे ही बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, अपने स्ट्रक्चर को छोड़ दिया, वैसे ही क्या होगा, इस पूरे पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। कैसे प्लस चार्ज आएगा, देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि 20 प्लस और 20 माइनस है। तो जैसे ही हमने जब 20 प्लस और 20 माइनस का किया, तो प्लस तो हमारे पास 20 ही थे, लेकिन हमारा माइनस क्या हो गया, एक कम हो गया। जब माइनस हमारा एक कम हो जाएगा, तो इसकी संख्या गड़बड़ हो गई, डिसबैलेंस हो गई। और जो संख्या डिसबैलेंस डिसबैलेंस वाली संख्या में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, वही चार्ज पूरे स्ट्रक्चर पे आता है। क्यों आता है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 20 प्लस और 20 माइनस है, 20 प्लस और 20 माइनस है, जब बेटा इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इनका होता है एल्जेब्रिक एडिशन होता है। अगर हम चार्ज को ऐड करते हैं तो एल्जेब्रिक एडिशन होता है। तो अब इसका हम नेट चार्ज निकालते हैं, नेट चार्ज, तो हमारा जीरो आता है। कितना आता है, जीरो। क्यों, क्योंकि अगर हम देखिए एल्जेब्रिक एडिशन उसे कहते हैं बेटा, कि ऐसा हुआ एडिशन जो उसका जो चिन्ह है, यानी कि जो उस पे साइन है, उस साइन के साथ उसको ऐड किया जाता है। ऐड करें चाहे हम सब्ट्रैक्ट करें, दोनों चीजें करें, उसे बोला जाता है एल्जेब्रिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। हमने क्या कहा, मतलब जो भी चीज हम करेंगे उसके साइन को लेकर के हम उसको ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम ऐड कर रहे हैं, तो प्लस हमारे पास 20 है, प्लस 20 को हमने ऐड किया, कितने से, माइनस 20 से, तो कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब इस पर यानी कि जो है, जो हमारा पूरा मटेरियल है क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि उसका नेट चार्ज पूरा जीरो है। इसीलिए इसीलिए क्या है, न्यूट्रल। अब देखिए, अब न्यूट्रल और कैसे रहता है, जैसे अब देखिए यहाँ पे ये बेटा क्या हुआ, यहाँ पे हम यह देख रहे हैं, यहाँ पे 9 ये हमारा हो गया 20 और हो गया 19। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा कौन है, यहाँ पे ग्रेटर देन कौन है, ग्रेटर देन हमारा प्लस है। तो जब यहाँ प्लस ग्रेटर देन है, वैसे ही इस पूरे स्ट्रक्चर पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। और आप लोगों की बात पता होगी पहले से, कि जो प्लस चार्ज होते हैं, यानी कि जो प्लस चार्ज आयन होते हैं, उनका पहला काम, उनका जो प्राइमरी यानी कि जो समझिए कर्तव्य एक बोल रहा था ना, जैसे वह चीज़ फिक्स है, वह करेंगे, वह क्या करेंगे, वह जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। भाई प्लस का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो यह क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन यह जो दिख रहा है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि भाई प्लस चार्ज आ गया है। तो प्लस चार्ज जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो उस समय क्या होगा, फिर ये हमारा पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए इस यह पूरा जो प्रोसेस, यह पूरा हमारा जो मटेरियल है, यह क्या है, न्यूट्रल है, पूरा विद्युत उदासीन है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज इस पे नहीं है। और बेटा यह इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, इसीलिए इसका क्या नाम है, इसका नाम है डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है इसका, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, इसका नाम है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझ आया, इसको हमने कह दिया डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन,
लेकिन यहाँ पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसे हम कह सकते हैं सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हैं इसे हम? सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ कि यह पूरे इलेक्ट्रॉनों का एक क्या है, एक समुद्र है, एक सागर है, जहाँ बहुत सारी, यहाँ मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ हमको उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। तो हमने क्या कहा, इसे हम कह सकते हैं सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्योंकि हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, इसलिए इनका नाम डीलोकलाइज हो गया। यहाँ पे एक है नहीं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे ये चीजें तो हो गई यहाँ पे। तो जैसे ही बेटा ये, अब इन दोनों की, इनके बीच कौन सा ऐसा बॉन्ड है, इनके बीच कौन सा ऐसा फोर्स एक्टिव है जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने दे रहा है। और बेटा इसी ये जो फोर्स है, जो हमारा फोर्स इसके बीच, इन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच जो फोर्स हमारा एक्टिव है, वही फोर्स पूरे मेटल को क्या बनाता है, हार्ड बनाता है, पूरे मेटल को मजबूत बनाता है, उसको हार्डिटी देता है। अब देखिए इसमें क्या होता है बेटा, तो इनके बीच बेटा जिस जो जो फोर्स यहाँ पे एक्ट किया, उस फोर्स का नाम होता है मेटेलिक मेटेलिक बॉन्ड। क्या होता है वह हमारा होता है मेटेलिक बॉन्ड। अब देखिए मेटेलिक बॉन्ड हो गया। अब इसका पहली बात हमको जानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। तो बेटा इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वह सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वही हैं, क्योंकि इन्हीं से मिलकर के चीजें ये हमारी फॉर्म हुई हैं। तो इसका क्या हुआ, यह हो गया हमारा डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। पूरा ये क्या हो गया, इसके हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और इसके बीच जो फोर्स कर रहा है एक्ट, वो क्या है, मेटेलिक बॉन्ड है। इसीलिए हमारा ये जो सॉलिड होता है, यह बहुत ही क्या होता है, स्ट्रांग होता है, बहुत ही मजबूत होता है। हमारे मेटल सभी बहुत मजबूत होते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड बनाया मेटेलिक हो गया। अब देखिए ये हम इस प्रकार का जहाँ भी रहेगा सॉलिड, से हम क्या कहेंगे, मेटेलिक सॉलिड कहेंगे। तो मेटेलिक सॉलिड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लीजिए आपका आयरन भी क्या है, आयरन भी हमारा मेटेलिक सॉलिड हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, एजी हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे सॉलिड हैं। और एक इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता होगा, एक है Mg, मतलब मैग्नीशियम। मतलब इतने सारे हमारे, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एजी हो सकता है, या फिर Mg हो सकता है। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने कहा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इनके बीच कौन सा फोर्स काम कर रहा है, उसका नाम है मेटेलिक बॉन्ड। इसके एग्जाम्पल हैं फेरस हो गए, कार्बन कॉपर हो गया, और क्या हो गया, सिल्वर हो गया, और Mg हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक, तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए इनमें सबसे एक चीज़ और, इनका बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है MP, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका, हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि इनके इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही मजबूत है। और जब यह मजबूत बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हमको ब्रेक करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक, और जब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, अब देखिए इसके अंदर एक चीज़ और, हमने आपको पहले एक चीज़ बताया था कि अगर कहीं हमको फ्री इलेक्ट्रॉन दिख जाए, गलती से भी दिख जाए, तो वहाँ पे दो चीज़ें, दो पॉसिबिलिटी में से एक ना एक कोई वहाँ पे फिक्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो पहला काम क्या हो सकता है वहाँ पे, अगर कहीं हमको फ्री इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो वहाँ पहला काम बेटा यह हो सकता है, तो वहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फ्लो हो सकती है। ठीक है, दूसरा काम क्या हो सकता है वहाँ पे, कलर में चेंज आ सकता है, चेंज इन कलर। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो फ्री इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे यहाँ पे हैं। तो जैसे ही इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराना चाहेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो आसानी से होगा। मतलब क्या हुआ कि यह क्या होते हैं, यह हमारे इंसुलेटर नहीं होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे, इनमें इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, ये हम देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट के, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बढ़िया से फ्लो हो सके, उन्हें कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं, कंडक्टर। और जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह हो गया मेटेलिक सॉलिड। अब हमारा जो अगला सॉलिड है उसका नाम है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड।
वो टाइप हमारा है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अब देखिए कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए नेटवर्क मतलब एक होता है एमएलएम को, जैसे मान लीजिए कंपनी होती है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के थ्रू मान लीजिए आप अकेले उससे ऐड हो गए, तो कंपनी क्या कहे कि आप जो है 2 लोगों को ऐड कीजिए। ठीक, तो आपने 2 लोगों को ऐड किया, फिर आप इन 2 लोगों से कहेंगे कि आप भैया 2 लोगों को ऐड कीजिए। फिर यह जो है बंदा ये इससे कहेगा कि भैया आप 2 लोगों को ऐड कीजिए, तो यहाँ से भी ऐड होंगे 2 लोग, यहाँ भी ऐड होंगे 2 लोग, यहाँ भी ऐड होंगे 2 लोग, यहाँ भी ऐड होंगे 2 लोग। अब यह दोनों 2 लोग ऐड करेंगे, यह दोनों 2 लोग ऐड करेंगे, यह दोनों 2 लोग ऐड करेंगे, यह भी 2 ऐड करेंगे, यह भी, यह भी, यह भी और यह भी। देखिए इस तरह से क्या बन गया हमारा, इसी तरह से हमारी एक नेटवर्क बनती चली गई, एक चैन बनता चला गया। तो बेटा ऐसा सॉलिड जो भी होता है वहाँ एक प्रकार का इसी तरह से चैन हमारा फॉर्म होता चला जाता है। उस प्रकार के सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। अब देखिए इनमें जो बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होता है। क्या होता है? एटम होता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होता है। मतलब इसमें पूरे का पूरा एटम रहता है जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, और वह क्या होता है, एक नेटवर्क के फॉर्म में, एक चैन के फॉर्म में ऐड होते होते चला जाता है। इस प्रकार से इसका नाम क्या पड़ेगा? नेटवर्क सॉलिड। देखिए इसका नाम कोवैलेंट सॉलिड क्यों है? इसका नाम कोवैलेंट सॉलिड इसलिए है कि जो हमारे एटम और एटम, जैसे मान लीजिए हम कार्बन ले रहे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। इसीलिए इसका एक नाम और है, इसे कोवैलेंट सॉलिड भी कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का जहां पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। इस प्रकार का जो बॉन्डिंग उसे कहेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? नेटवर्क सॉलिड हो जाएगा। क्यों नेटवर्क सॉलिड होगा? क्योंकि एक प्रकार का यह नेटवर्क बना रहा है। और इसका नाम कोवैलेंट सॉलिड क्यों पड़ा? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो भी क्या है हमारा? कोवैलेंट बॉन्ड है। इनके बीच का जो बॉन्ड उसका नाम कोवैलेंट बॉन्ड है। अब देखिए ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है। देखिए इस तरह से है। कार्बन, देखिए एक कार्बन मान लीजिए यहाँ है, कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ, कार्बन यहाँ, कार्बन यहाँ, कार्बन यहाँ। ठीक, अब फिर जो है इसमें से अभी स्ट्रक्चर निकलेंगे, सब कार्बन देखिए, इनसे अब निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इस तरह से इस कार्बन से भी निकलेगा ऐसे। ये लोग फिर ऐसे बनाएंगे, ये लोग फिर ऐसे बनाएंगे, ये लोग फिर ऐसे बनाएंगे, और फिर इससे भी निकलेगा ऐसे, एक प्रकार का इस चैन ऐसे निकलता हुआ चला जाएगा। ठीक, ठीक, मतलब इसी तरह से एक चैन ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। तो बेटा जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं डायमंड का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है ये डायमंड का स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ये सब क्या है? ये एक एटम है। मतलब एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम से ऐड हो रहा है, वो भी किस बॉन्ड के द्वारा? कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम से जोड़ ऐड हो रहा है, किसके द्वारा? कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। इसीलिए इसका नाम पड़ गया कोवैलेंट बॉन्ड। और एक प्रकार हम देख रहे हैं ये क्या बना ले रहा है? यह एक नेटवर्क बना ले रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ जा रहा है नेटवर्क सॉलिड। अब देखिए जब यहाँ नेटवर्क सॉलिड बन गया, यहाँ पे ये चीजें हो गई। अब देखिए अब एक चीज हमारा इसमें और आता है। अब एक चीज और होता है, देखिए ये जो होता है हमारा डायमंड जो होता है, जो हमारा डायमंड होता है ये हमारा इंसुलेटर होता है।
इंसुलेटर क्या होता है, हमने आपको पहले बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लो होने के लिए हमको 2 कंडीशन में से 1 कंडीशन हमको मस्ट है। मतलब 2 कंडीशन में 1 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, चाहे वहाँ पे क्या हमारे पास हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो। दूसरी कंडीशन क्या है, वहाँ पे फ्री आयन हो हमारे पास। दोनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन रहेगी, तभी हमारा इलेक्ट्रिक का फ्लो होगा। लेकिन यह बेटा, यह इतने मजबूत होते, इतने हार्ड होते हैं यह, कि यह बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं। जब ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होंगे, तो ये जल्दी जब ब्रेक नहीं होंगे तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री होगा तो यहाँ पे किसी प्रकार कोई इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होगा। और ये क्या होते हैं, ये बहुत ही हार्ड होते हैं, ये कह सकते हैं वेरी हार्ड। लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्सेप्शन है, जो डायमंड है बेटा, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है। देखिए, आपको कहना चाहिए कि हम तो एक चीज कहते हैं कि जो हमारे मेटल होते हैं, मेटल बहुत हार्ड होते हैं, मेटल बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन यह क्या हमारा है, ये हमारा नॉन मेटल है। तो दुनिया का एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में। समझ लीजिए कि जो हमारे, अभी तक हमने कहा कि जितने मेटल होते हैं सब हार्ड होते हैं। सब मेटल क्या होते हैं, सब मेटल बहुत ही हार्ड होते हैं, लेकिन यह एक हमारा ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ही हार्ड होता है। मतलब ये मेटल से भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वर्ल्ड हार्डेस्ट मटेरियल में आता है ये। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया। अब इसमें देखिए, हमने कहा ये इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं करता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह वेरी है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका वेरी हाई होता है। वेरी है, हमने आपसे वेरी है भी क्यों होगा, हमने आपको बता देंगे कि जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा, तो इनका भाई वेरी हाई ही होगा। अगर यह बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता तो वेरी हाई नहीं होता, लेकिन ये बॉन्ड जल्दी नहीं ब्रेक हो रहा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई हो जाएगा। और ये सब क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं होता है। अब देखिए, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। इसमें एक हमारा एक एक्सेप्शन केस आता है। वह एक्सेप्शन क्या हमारा है, वह हमारा एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारी जो पेंसिल की नीब नीड बनती है, ग्रेफाइट से बनती है। बेटा, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है, और ग्रेफाइट हमारा इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। देखिए, आपको बताते हैं जो हमारा ग्रेफाइट होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। इसका स्ट्रक्चर लेयर की तरह से बनता चला जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है ऐसे, इस तरह से ऐड हो गया, तो इसके इस तरह फिर एक बनेगा, एक लेयर। देखिए, ऐसे ऐसे ऐड होता चला जाएगा, इसमें लिंकेज होते चले जाएंगे, जैसे कई प्रकार के इसी तरह हमारा ग्रेफाइट का लेयर ऐसे होता है। अब देखिए, इसमें होगा क्या बेटा, इसके बीच की जो एक लेयर हमारा यह हो गया, इसको नाम दे देते हैं लेयर 1, लेयर 2, ये हमारा लेयर 3 है। देखिए, लेयर 1 हो गया, लेयर 2 हो गया, लेयर 3 हो गया। यहाँ पे होगा क्या, इनके बीच जो लेयर है बेटा, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे। क्या होते हैं इसमें, इसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक, तो जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा घूमते रहेंगे, हमने पहले बताया इलेक्ट्रिक फ्लो करने के लिए पहली शर्त हमारी, दो शर्तें हैं, दो कंडीशन है, या तो हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या फिर हमारे पास फ्री आयन हो। तो यहाँ हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं हमको, तो इसमें क्या होता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो इसमें होता है। ये कंडक्टर है, ये भी हमारा एक प्रकार का एक्सेप्शन है। ये क्या एक प्रकार का हमारा, ये भी एक एक्सेप्शन है कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होती है, और ये उतना हार्ड भी नहीं होता है ग्रेफाइट। आप लोग देखिए, आप लोग तो देखे होंगे, मान लीजिए पेंसिल है, पेंसिल को आप ऐसे तोड़ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा चौक है, इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक, उसी तरह से हमारा पेंसिल भी कमज़ोर होता है, तो उसको भी हम तोड़ सकते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग खूब जम के तैयारी कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई अगर परेशानी है आपको, नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपको, जो भी चीज़ें हैं आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, ताकि हम आपका बढ़िया से उसको देख के हम उसका जो जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है, जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है उसका हम आपको समाधान भेज, उसका जो उसको प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके उसको हम भेज सकें। अब देखिए आपकी जो तैयारी है, आप जो मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन करें, वह प्रिपरेशन आप इतना ज़बरदस्त कीजिए, इतना ज़बरदस्त कीजिए कि आपके जो बगल का, मतलब आपके जो साथ का आपका रूम पार्टनर है, वह भैया कहे भैया हम जा रहे हैं अब। इतनी तैयारी, इतनी ज़बरदस्त तैयारी हमने कहीं नहीं देखी। या फिर अगर आप कहीं गए हैं, मान लीजिए अगर आपका सेंटर कहीं गया, आप एग्ज़ाम देने गए, अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तो आपकी जो बगल वाला है, जो बगल वाला आपका, वो देखे कि हाँ भाई इनकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त है कि वो अपना पेपर ही बंद कर ले। तो तैयारी ऐसी कीजिए आप लोग, एकदम ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। और किसी प्रकार की समस्या हो तो हम लोग हैं, बाकी उसके लिए कोई आप लोग टेंशन ना लीजिए। अब ये देखिए हमारा ये ख़त्म हो गया। अब हमारा जो अगला है बेटा, हमारा कोवेलेंट सॉलिड, सब टाइप ऑफ सॉलिड हमारे ख़त्म हो गए। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए पहले हमको जाना पड़ेगा क्रिस्टल क्या है, उसके बाद हमारा है क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए लैटिस का मतलब होता है कि आप जाल सुने होंगे, गांव में एक होता है, जो गांव में सब मछली वगैरह पकड़ते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जाल का, मछली पकड़ने के लिए। आपने आपने गांव में देखा होगा, मतलब किसी तालाब के सामने जाएंगे पोखरे में, तो लोग एक बड़ा सा खूब बहुत बड़ा चीज़ लेके, ऐसा भी लोगों ने मॉस्किटो देखा होगा, मच्छरदानी। तो अब मच्छरदानी का भी इस्तेमाल हम एक जाल के रूप में कर सकते हैं, उससे भी मछली पकड़ सकते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा, क्रिस्टल क्या होता है बेटा। क्रिस्टल, पहले क्रिस्टल के बारे में जानेंगे, फिर हम क्रिस्टल लैटिस के बारे में जानेंगे। अब देखिए क्रिस्टल ऐसी चीज़ें होती हैं, क्रिस्टल समझ लीजिए वह है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, एक फिक्स रेंज में और एक फिक्स ऑर्डर में। हमारे जो क्रिस्टल हैं वह एक फिक्स ऑर्डर में वह क्या हो जाए, एक फिक्स ऑर्डर में फिक्स हो जाए, फिक्स ऑर्डर में फिक्स हो जाए। वी अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने क्या कहा कि हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वह क्या करें, एक ऑर्डर में फिक्स होते चले जाएं। ठीक, उनका एक ऑर्डर बन जाए, फिक्स हो जाए, और वो ऑर्डर एकदम फिक्स होना चाहिए। भाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो फिक्स हो रहे हैं, उनका एक ऑर्डर फिक्स हो, मतलब लाइन बाय लाइन खड़े हों। जैसे मान लीजिए स्कूल में प्रेयर होगी, क्लास 6 का बच्चा एक लाइन में होगा, क्लास 7 का बच्चा एक लाइन में, क्लास 8 का बच्चा एक लाइन में, क्लास 9 का एक में, 10 का एक में, 11 का एक में, 12 का एक में। तो इसी तरह हमारा जो है एक वो चलता है, कंटिन्यूटी चलती रहती है, एक क्रम चलता रहता है कि भाई यहाँ पे 6 वाले खड़े होंगे, यहाँ 7 वाले, 8 वाले। तो उसी प्रकार से वो क्या करे, एक बना ले, इसी तरह हाँ, इस 7 के बच्चे यहाँ पे, यहाँ 6 के बच्चे, यहाँ 8 के बच्चे, यहाँ 9 के बच्चे खड़े हैं, तो इसी प्रकार से क्रिस्टल बना ले, एक सेम उसमें खड़ा हो जाए। तो हम कह सकते हैं उसे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिस्टल बोलते हैं। हमने क्या कहा, उसी को बोला जाता है क्रिस्टल। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे ऐसे अरेंज हो जाएं, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी स्ट्रक्चर के लिए ऐसे अरेंज हो जाएं कि वो सभी एक फिक्स लाइन में, फिक्स ऑर्डर में अरेंज हो जाएं, फिक्स लाइन और फिक्स ऑर्डर में अरेंज हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टल। अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो क्या सकते हैं, तीन चीजें हो सकती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में। एक हमारा हो सकता है आयन, दूसरा हमारा हो सकता है मॉलिक्यूल, और तीसरा हमारा हो सकता है एटम। अब ये चीज़ हम कैसे कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में चार प्रकार के होते हैं, तो चारों में एक में कहीं आयन आया था, इस जगह मॉलिक्यूल आया था, इस जगह एटम आया था, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने आपको पहले बता दिए हैं। तो यह जो आयन, मॉलिक्यूल और एटम है बेटा, यह एक किसी फिक्स पोजीशन में फिक्स जगह ये लोग अरेंज हो, इनके जो पार्टिकल हमें अरेंज हो जाए, उस प्रकार का जो हम फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे क्रिस्टल। और वही क्रिस्टल, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, इनके इनफाइनाइट इनफाइनाइट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के इनफाइनाइट पार्टिकल 3D स्पेस में जिसमें अरेंज हो जाएंगे, उसे हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। हमने क्या कहा भाई, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, यह क्या करें, इनके इनफाइनाइट इनके इनफाइनाइट पार्टिकल
इनके इनफाइनाइट पार्टिकल 3D स्पेस में फिक्स अरेंज हो जाएं, फिक्स अरेंज हो जाएं, उसी को कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल किसे कहेंगे? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वह फिक्स लाइन में अरेंज हो जाएं, फिक्स क्रम में, फिक्स सीक्वेंस में अरेंज हो जाए, उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। और इसमें दो वर्ड ऐड हो गए, क्या? इसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इनफाइनाइट हो चुकी, हमारा जो क्रिस्टलाइन हमने आपको पता है इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, बहुत सारे पार्टिकल जुड़ सकते हैं, तो हमने क्या कहा, इसीलिए इनफाइनाइट हमने यूज किया। इनफाइनाइट पार्टिकल 3D स्पेस में फिक्स अरेंज हो जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल। उसी को क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। ठीक, तो हमारा हो गया क्रिस्टल लैटिस हो गया। अब देखिए क्रिस्टल लैटिस हो गया। अब बेटा हमारा जो अगला टॉपिक है वह है यूनिट सेल। क्या है वह? यूनिट सेल। अब देखिए यूनिट सेल बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जैसे मान लीजिए घर बनता है, घर बनते देखें तो घर में एक चीज ऐसी बेटा, कुछ ऐसा एक जो चीज होती है उसको बार बार दोहराया जाता है। हमने क्या कहा, ऐसी कोई 3D इमेज, कोई 3D ऐसी आकृति जिसको बार बार दोहराया जाए, इसको बार बार रिपीट किया जाए, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, उसको बार बार रिपीट किया जाए और एक बड़ी बड़ी चीज का क्या हो, निर्माण। जैसे मान लीजिए घर है, घर में एक चीज देखिए, एक चीज उसमें कॉमन है, वो क्या है? दीवार की ईंट। तो एक दीवार की ईंट रख के हम इसी तरह घर बनाते हैं, घर हमारा बनता हुआ चला जाता है। आप देखे होंगे ऐसे। मतलब इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन यह है कि जो दीवार की जो ईंट है, यही ईंट क्या है, इसी को बार बार हम दोहरा रहे हैं, तब जाके एक दीवार बनती है, फिर हमारा एक घर बनता है। तो इसमें सिर्फ इतना कहते हैं, ऐसे कोई पार्टिकल है जिसको बार बार दोहराने पर उस पूरे लैटिस का क्या हो जाए, लैटिस पूरा फॉर्म हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। उसी को यूनिट सेल बोला जाता है। ठीक भाई, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई बन गया, देखिए मान लीजिए इस तरह से है, हम इसको एक कॉमन मान ले रहे हैं कि इसी को बार बार यहाँ रिपीट किया जा रहा है, अगेन एंड अगेन, तो हमारा क्या बन रहा है? एक इतना बड़ा पूरा एक इमेज बन गया, एक आकृति बन गई, जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको बार बार दोहराया जा रहा है और पूरे सेल का निर्माण हो जाए, पूरा सेल हमारा फॉर्म हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम यूनिट सेल कहते हैं। अब देखिए यूनिट सेल में हमारे बेटा कुछ पैरामीटर होते हैं। अब देखिए यूनिट सेल हमारे क्या होते हैं, इसमें कुछ पैरामीटर होते हैं। अब देखिए कौन से पैरामीटर होंगे? जैसे मान लीजिए घर में बहुत सारी चीज़ें बनती है, अगर आप कपड़ा नापाने जाएंगे तो उसका भी एक पैरामीटर होगा। भैया पैरामीटर क्या चीज़, आपको जानना पड़ेगा पहले। मतलब उसका एक तरीका है मेजर करने का, उसका एक तरीका, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें चेंज करके हम क्या क्या उसमें नई नई चीज़ें उसमें कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पैरामीटर इसमें भी होते हैं। इसके पैरामीटर देखिए 3 एक्सिस में डिपेंड होते हैं, इस तरह से। एक होता है एक्स, एक होता है वाई, एक होता है जेड। ठीक, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसमें जो हमारी होती है लेंथ ए होती है, यहाँ बी होती है, यहाँ पे सी होती है। ये हमारी एक्सियल लेंथ है। अब देखिए यहाँ पे बेटा जब एक्सियल लेंथ हमने कहा, जैसे मान लीजिए हम कपड़ा नापाने गए, भैया कोई 32, मान लीजिए हमारी इसको मेजर किया 32 आया, कोई 33 किया, कोई 34, कोई 36, इसी तरह से करते चले जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने इसने तो हमने कहा हमारी एक्सियल लेंथ यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी है। और बेटा इनके बीच एक्सिस, इनके बीच वो बनता है, एंगल भी बनेगा, और सभी के एंगल, इसके बीच आपस के एंगल सभी 90 डिग्री पे होंगे। ठीक, जब सभी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री पे है तो हमें देख रहे हैं इसके बीच जो कोण बनेगा बेटा हमारा, वह हमारा होगा गामा एंगल बनेगा। अब देखिए इसके बीच बी और सी के बीच कौन सा एंगल बनेगा? बी और सी के बीच हमारा अल्फा एंगल बनेगा। ए और सी के बीच कौन सा एंगल बनेगा? हमारा बीटा एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये हमको एक प्रकार से हमको इसको लर्न करना पड़ेगा। हमने क्या कहा? बी और ए के बीच गामा एंगल, बी और सी के बीच अल्फा एंगल, और सी और ए के बीच बीटा एंगल बनेगा।
ठीक। तो मतलब ये हुआ कि ये हमारे एंगल है इस प्रकार से, इसी को हम कहते हैं, ये हमारे पैरामीटर है। किसके पैरामीटर हैं? हमारे यूनिट सेल के पैरामीटर हैं। और इसको हम ए को चेंज कर सकते हैं, बी को भी चेंज कर सकते हैं, सी को भी चेंज कर सकते हैं, अल्फा को भी चेंज कर सकते हैं, बीटा को भी चेंज कर सकते हैं, गामा को भी चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको हम चेंज करके कई प्रकार से हम यूनिट सेल बना सकते हैं। और उन यूनिट सेल का जो जो फॉर्मेशन होगा उसे हम कहते हैं क्रिस्टल, उसे हम कहते हैं बेटा, उसे बोला जाता है हमारा क्रिस्टल सिस्टम। उसे क्या बोला जाता है? क्रिस्टल सिस्टम। मतलब इस यूनिट सेल को हम अल्फा बीटा गामा और एबीसी को चेंज करके हम एबीसी को चेंज करके हम एबीसी को चेंज करके हम 7 प्रकार से हम क्रिस्टल सिस्टम बना सकते हैं। ठीक। इस प्रकार का जो क्रिस्टल सिस्टम रहेगा उसे हम कहेंगे क्रिस्टल सिस्टम। तो 7 टाइप के हमारे क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्रिस्टल सिस्टम हो गया है, यूनिट सेल भी हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा और उस पे हमारा क्रिस्टल सिस्टम के बारे में चीज़ें बताएंगे। फिर उसके बाद में और भी हमारी चीज़ें हैं, तो हम उसको फिर उसको फिर हम बताएंगे आपको, नेक्स्ट सेशन में सारी चीज़ें बताएंगे। और आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। और कुछ बातें हैं जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि और भी बहुत से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।